हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज 10 मई के दिन महर्षि परशुराम जयंती है। परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार थे और माना जाता है कि उनके अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य था धरती के ऊपर पापी, अधर्मी और क्रूर राजाओं को खत्म करके धरती के बोझ को कम करना। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो कमेंट में जय परशुराम लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। पिछले कल न्यू दिल्ली में भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कनाडा की गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ अभी तक कोई भी एविडेंस या सबूत हमारे साथ शेयर नहीं किया है, जो दर्शाता है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट का ही हाथ है। कहने का मतलब है कि भारत को जब तक सबूत ही नहीं मिलेंगे तो भारत की सरकार कार्रवाई क्या करेगी। लेकिन फिर भी भारत के ऊपर बेसलेस आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि जो 3 सस्पेक्ट कनाडा की पुलिस ने अरेस्ट किए हैं उनमें से 2 स्टडी वीजा के ऊपर कनाडा गए थे। आज की दूसरी अपडेट आ रही है डीआरडीओ को लेकर और ये हनी ट्रैप का केस है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर बेस्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस की टिप के ऊपर गुजरात की सीआईडी विंग ने गुजरात से ही प्रवीण मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को पिछले कल अरेस्ट किया है। ये प्रवीण मिश्रा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की एक लेडी के साथ कांटेक्ट में था। उससे व्हाट्सएप कॉल के ऊपर बातचीत करता था, जिस दौरान उसने डीआरडीओ की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे सीक्रेट और इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये देशद्रोही प्रवीण मिश्रा एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी में केमिकल इंजीनियर के तौर पर काम करता था और ये कंपनी डिफेंस रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स डीआरडीओ को सप्लाई करती थी। इसके साथ ही खबर ये भी है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रवीण मिश्रा के ऑफिस के सर्वर के ऊपर एक मॉलवेयर भी इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, जिससे डीआरडीओ से संबंधित सारे का सारा डेटा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास चले जाता। हनी ट्रैप का मतलब है कि पाकिस्तान की ISI एजेंट ने प्रवीण मिश्रा को प्यार का लालच दिया, गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया और कुछ सेक्सुअल बेनिफिट्स की एवज में प्रवीण मिश्रा ने भी देश का सीक्रेट डेटा पाकिस्तान की ISI हैंडलर को फॉरवर्ड कर दिया। गुजरात की सीआईडी विंग का कहना है कि वो भी ये असेसमेंट कर ही रहे हैं कि प्रवीण मिश्रा ने जो इन्फॉर्मेशन ISI को फॉरवर्ड किया है उससे देश को कितना नुकसान पहुंचेगा। इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है और ऐसा लग रहा है कि ISI ने प्रवीण मिश्रा जैसे डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स को इसी तरह से कांटेक्ट करके हनी ट्रैप किया हुआ है और ऐसे कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं। प्रवीण मिश्रा के फोन से कई सारा क्रिटिकल डेटा भी मिल गया है और शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान की ISI हैंडलर इंडिया का एक व्हाट्सएप नंबर यूज कर रही थी और फेसबुक के ऊपर उसकी सोनल गर्ग नाम की फेसबुक आईडी थी। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले लोग इतने भोले हैं कि सामने वाली लड़की इनसे क्रिटिकल डेटा और डिफेंस सीक्रेट्स मांग रही है और इनको पता नहीं चलता है कि वो पाकिस्तान की एजेंट भी हो सकती है। सोचने वाली बात है कि इनको अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं होता है। अब आप ही नीचे कमेंट करके बताएं कि इस प्रवीण मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आज की थर्ड अपडेट आ रही है मालदीव्स और भारत को लेकर। मालदीव्स के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत के दौरे पर हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने ANI न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में जो भी मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने अपमानजनक स्टेटमेंट दी थी, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैसा दोबारा कभी ना हो। न ही वो मालदीव्स की सरकार का आधिकारिक स्टैंड था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच वो स्टेज अब कब की पार हो चुकी है और अब तो हम इस कोशिश में लगे कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपस में मीटिंग करवाई जाए। अब जाकर इनको भारत याद आ रहा है। पहले ये मोहम्मद मिजू यानी मालदीव्स का ये नया प्रेसिडेंट टर्की और फिर उसके बाद चाइना के दौरे पर गया, वहां से कोई बड़ी मदद नहीं मिली तो इनको आज भारत की याद आ रही है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है अमेरिका से। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि अमेरिका में अज्ञात कंडीशंस में भारत के स्टूडेंट्स की लगातार वहां पर हत्या हो रही है। पहले इन भारत के स्टूडेंट्स को वहां पर किडनैप किया जाता है, वो वहां पर लापता हो जाते हैं और फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो कुछ दिनों या फिर हफ्तों के बाद उनकी वहां पर बॉडी मिलती है। अब सेम इसी तरह का एक और केस अमेरिका के शिकागो से सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुपेश चंद्र नाम का एक इंडियन स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री करने के लिए स्टडी वीजा के ऊपर भारत के तेलंगाना से अमेरिका के शिकागो में गया था। इसकी उम्र मात्र 25 साल की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुपेश चंद्र 2 मई से ही लापता है और उसके दोस्त और रूममेट्स को पता ही नहीं है कि वो अचानक से कहां पर गायब हो गया है। फिलहाल अमेरिका में पुलिस ने केस फाइल करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है और शिकागो में स्थित भारत के कॉन्सुलेट ने कहा है कि वो भी इस केस को लेकर काफी चिंतित हैं और लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के साथ लगातार टच में हैं। पिछले 8 दिनों से रुपेश चंद्र अमेरिका में लापता है, लेकिन आई होप अमेरिका की लोकल पुलिस उसको जल्दी ढूंढ ले। परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन इस केस में भी फिलहाल भारत की सरकार भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है। शिकागो में स्थित भारत का जो कॉन्सुलेट है
वो वहाँ के लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट में है और हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत में अलग अलग धर्मों की पॉपुलेशन परसेंटेज को लेकर। दरअसल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी का पैनल है उसने रिसर्च करने के बाद एक डेटा रिलीज किया है, जिसमें बताया गया है कि साल 1950 और 2015 के बीच भारत में रिलीजियस पॉपुलेशन के मामले में बहुत ही बड़े उलटफेर देखने को मिल गए हैं। आजादी के बाद साल 1950 में भारत में हिंदू पॉपुलेशन तकरीबन उस समय 85% थी, लेकिन 65 साल के बाद 2015 तक हिंदू पॉपुलेशन 85% से 7.8% घटकर अब मात्र 78% के करीब रह गई है। यानी हिंदूज की पॉपुलेशन लगभग 8% तक कम हुई है और ये डेटा भी साल 2015 तक का है। वहीं पर साल 1950 में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भारत में थी 9.8%, जो कि अब 2015 में 14% तक पहुंच गई है। वहीं पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2.2% से बढ़कर 2.3% तक पहुंच गई है, जबकि सिख पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी 1.2% से बढ़कर 1.8% तक पहुंच गई है। यानी जो भारत के अंदर मेजर माइनॉरिटीज धर्म है उन सबकी पॉपुलेशन भारत में पिछले 65 सालों में बढ़ी है, यानी कि ज्यादा हुई है, जबकि हिंदू पॉपुलेशन में लगातार गिरावट देखने को मिली है। और अक्सर भारत के ऊपर ये वेस्टर्न देश आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम के साथ भारत में लगातार भेदभाव हो रहा है और माइनॉरिटी धर्मों के खिलाफ भारत में ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं। लेकिन सबूत पूरी दुनिया के सामने है। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भारत में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सर्वे साल 1950 से लेकर 2015 तक का है। अभी तो 2024 तक का डेटा हमने निकाला ही नहीं है। जब वो डेटा निकलेगा तो ये आंकड़े और भी बड़े होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इसी रेट में भारत में हिंदुओं की आबादी कम होती रही और मुस्लिम्स की बढ़ती गई तो आगे आने वाले 200-300 सालों के बाद भारत में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में होंगे और हिंदू धर्म के लोग माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। आज की 6th अपडेट आ रही है बेलारूस और भारत को लेकर। दरअसल इस साल का एससीओ समिट होना है 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान में, जिसमें एससीओ देशों के सभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हिस्सा लेंगे। अब इसी समिट में बेलारूस एससीओ का फुल मेंबर बन जाएगा। पहले बेलारूस एससीओ का ऑब्जर्वर देश था। अब फुल मेंबर बनने के लिए लाइन में कई सारे देश हैं जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो एससीओ का फुल मेंबर बन जाएं। लेकिन फुल मेंबर बनने के लिए हमने बेलारूस को सपोर्ट किया था। इसके लिए बेलारूस के भारत में एम्बेसडर मिखेल कास्को ने भारत को धन्यवाद बोला है। उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने फुल मेंबर बनने के लिए हमारी मदद की और अब हम एससीओ के फुल मेंबर के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है यमन के हूदी विद्रोहियों को लेकर। पिछले कुछ समय से यमन के हूदी विद्रोही रेड सी और अरेबियन सी में आने वाले कई सारे कार्गो शिप्स के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं और अब इन सब के बीच हूदी विद्रोहियों ने एक बार फिर से एक फ्रेश चेतावनी जारी की है। दरअसल पिछले कल हूदी विद्रोहियों की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि रेड सी और यमन की सीमा के पास अरेबियन सी में वो हर एक शिप के ऊपर हमला करेंगे जिसमें इजराइल जाने वाला सामान होगा। जो कोई भी शिप इजराइल से लिंक्ड होगा हम उस हर एक शिप के ऊपर हमला करेंगे, फिर चाहे वो भारत का शिप हो, यूरोप, यूएस, यूके या फिर दुनिया के किसी भी देश का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले हूदीज ने एक शिप के ऊपर हमला किया था जो भारत आ रहा था। उसके ऊपर भी 2 मिसाइल हिट हुई थी, जिसके बाद इंडियन नेवी उसको एस्कॉर्ट करके भारत लाई थी। हूदीज फिलहाल रशिया और चाइना की शिप्स के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों देशों के ईरान के साथ काफी अच्छे टाइज हैं और हूदी विद्रोही वही करते हैं जो ईरान इनको कहता है। आज की 8th अपडेट आ रही है ट्विटर और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से कुछ पोस्ट को हटाने और अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए कहा था, जिसके जवाब में ट्विटर ने कहा है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन जो भी पोस्ट हटाने के लिए कह रहा है वो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, इसलिए वो पाकिस्तान की सरकार का कोई भी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस चीज को लेकर अब स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि ट्विटर पाकिस्तान में अब बैन हो सकता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ट्विटर अगर भारत सरकार की बात को तुरंत मान लेता है तो फिर पाकिस्तान सरकार की बात क्यों नहीं सुन रहा है। इसके पीछे का कारण है मार्केट। इंडिया बहुत ही बड़ी मार्केट है जिसको ट्विटर अपने हाथ से कभी नहीं जाने देगा। यहाँ से कई $मिलियन का एड रिवेन्यू हर साल ट्विटर को आता है। लाखों करोड़ों लोगों की सब्सक्रिप्शन है, जबकि पाकिस्तान की मार्केट ना के बराबर है। वहां से ट्विटर को इस समय ना के बराबर का रिवेन्यू आ रहा है, इसलिए ट्विटर पाकिस्तान सरकार की बात बिल्कुल नहीं मान रहा है। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। आपको याद होगा ईरान ने कुछ ही दिन पहले इजराइल से लिंक्ड एक शिप को डिटेन किया था जिसके ऊपर 17 भारत के क्रू मेंबर्स थे। 2-3 दिन पहले ईरान ने भारत से कहा था कि उन्होंने भारत के सभी क्रू मेंबर्स को रिलीज करने का फैसला किया है, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि उनमें से केवल 5 क्रू मेंबर्स ही ईरान से भारत वापस आए हैं। एक महिला क्रू मेंबर को तो खैर अगले दिन ही उन्होंने छोड़ दिया था। इसका मतलब है कि भारत के 11 क्रू मेंबर्स अभी भी ईरान में ही हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है जापान से। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में खाली घरों की संख्या
90 लाख क्रॉस कर चुकी है। कम होती आबादी के कारण जापान के ये 90 लाख घर बिल्कुल खाली पड़े हैं। वहाँ पर जवान लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है, नई पीढ़ी वहाँ पर आ नहीं रही है, बर्थ रेट लगातार नीचे जा रहा है, जिसके कारण 90 लाख घर अब जापान में पूरी तरह से खाली हो गए हैं। वहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता है। सेम इसी तरह के लो बर्थ रेट से साउथ कोरिया की सरकार भी काफी डर गई है, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि साउथ कोरिया की बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए और शादी करने, बच्चा पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने, इन सब चीज़ों के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाने का फैसला किया गया है। इन सब के लिए वहाँ पर एक नई मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। वैसे आप लोग कितने भाई बहन हैं नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।